बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। आज इन प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद होंगे रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, यासीन आज़ाद साहब और हामिद खान अल-मशरिकी साहब। पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा चुकी हूं, लेकिन किन टॉपिक्स पे गुफ्तगू होने वाली है उसके बारे में आपको अपडेट करती चलूँ कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कि पहले ही 2 मरतबा मौखर हो चुका था, वो आज बहरहाल सुनाया जाना था। लेकिन अदालत तो लगी, फाजिल जज भी कमरा अदालत में मौजूद थे, पर फैसला लिखा हुआ होने के बावजूद सुनाया ना जा सका। मगर आज एक मरतबा फिर तीसरी मरतबा फैसला क्योंकि नहीं सुनाया गया, तो इस मरतबा फैसला इसलिए मौखर हुआ क्योंकि फैसला सुनने के लिए मुल्जिमान अदालत में मौजूद ही नहीं थे। हालांकि माजी में जो हमारे पास एग्जाम्पल्स रही हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो तोशा खाना एक का फैसला जब सुनाया जा रहा था, जज हुमायूं दिलावर की अदालत ने जब ये फैसला सुनाया था, तब भी इमरान खान अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन फैसला तो सुना दिया गया था। इसलिए सवाल उठ ही रहा है कि आखिर इस मरतबा ये उज़्र क्यों पेश किया गया है कि मुल्जिम मौजूद नहीं थे। बहरहाल फैसला सुनाने की जो नई तारीख है वो 17 जनवरी कर दी गई है। अब हमने ये भी देखा कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन जज साहब ने पहले ही अपनी मर्जी से फैसले की तारीख आगे कर दी और ये फैसला 10:30 बजे सुनाया गया। दूसरी जानिब मुज़ाकरात को लेकर जो डेडलॉक बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि ताहाल बरकरार है, लेकिन अब ऐसी एक सूरत हाल नजर आई कि यूं लगा शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि कल छुट्टी के रोज पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी इमरान खान से करवा दी गई और एक्सपेक्टेड है कि 16 जनवरी को मुज़ाकरात का अब तीसरा दौर होगा। पीटीआई जुडिशल कमीशन के क़याम पर बज़िद है और मुतालबा कर रही है कि अगर 31 जनवरी तक ये मुतालबा पूरा ना हुआ तो मुज़ाकरात डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार दिखाई दे रही है। चंद रोज पहले शेर अफजल मरवत और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की थी, जिस पर आज शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इसके अलावा कल यानी कि 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पाकिस्तान आइंदा 10 सालों में 20 अरब डॉलर का कर्ज मिलने का इम्कान है। माजी में भी पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर दोस्त ममालिक, कर्ज तो हमने बहुत हासिल किया है, लेकिन इस सब के बावजूद हमारी मईशत बदहाल है। क्या इस बार हम इन 20 अरब डॉलर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और आखिर कब तक हमारी मईशत का इन्हिसार बैरूनी कर्जों पर रहेगा? आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट रही वो थी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, जिसका फैसला तो ना हो सका, लेकिन बहरहाल फैसला आए बगैर जो हुकूमती वुज़रा बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है, मैं चाहूंगी कि पहले आप वो सुन लें, फिर हम तज्ज़िये की तरफ बढ़ते हैं। जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन पीटीआई ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। और वो 6 साल की जो मैंने आपको फॉरेन फंडिंग का बताया कि 6 साल का, उसके अंदर एक उन्होंने कभी एक स्टे ऑर्डर, कभी एक तारीख, कभी दूसरी तारीख, तो ये हमेशा इनका वतीरा रहा है कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये तो ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है, तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। चलिए ये तो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया और मेरी कोशिश है कि यासीन आज़ाद साहब जैसे ही हमें ज्वाइन करे तो मैं जो इसका कानूनी नुक्ता है वो पहले उनसे जान सकूं, लेकिन एक आम तासुर क्या है वो ज़रा जान लेते हैं। रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताएगा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी एक एग्जाम्पल कोट की कि जब तोशा खाना 1 का फैसला सुनाया गया था, मुल्जिम तो उस वक्त भी अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन फैसला सुना दिया गया। आज तीसरी तारीख थी जिसके ऊपर फैसला सुनाया जाना था, दस्तखत शुदा फैसला सर, बावजूद इसकी क्यों ना सुनाया जा सका? और वो भी 10:30 बजे आपने कह दिया कि ये फैसला जो है हम अगली डेट तक मौखर कर रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं जो कुछ अर्ज करूंगा, क्योंकि मैं भी मुल्ज़म हूँ कम से कम 3 मुकदमात का इस वक्त, तो मैं अपनी आप बीती भी उसमें अर्ज करूंगा। जरूर। ठीक है। एक तो ये है कि ये जो फैसले की टाइम अनाउंस हुआ था, ये अपनी जगह के ऊपर बड़ी मोतबर बात है। अब पता नहीं ये किसने अनाउंस किया था। उसकी वजह ये है कि जब भी अदालत में पेशी होती है सुबह 8 बजे हाजिरी लगती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। वकील साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं मेरे जाने से पहले, वो मुझे साथ लेते हैं और जज के स्टाफ के पास जाके बताते हैं कि ये 8 बजे आ गए हैं। एक दफ़ा एक मुकदमे के अंदर मैं, सलीम बुखारी और मीर शकील रहमान साहब शरीक मुल्ज़म थे, तो हम जो थे वो 8:40 पे पहुंचे। तो हमारे नॉन बेलेबल वारंट जारी हो चुके हुए थे। क्योंकि हमने 8 बजे पहुंच के हाजिरी नहीं लगवाई थी। तो हाजिरी लगना जो है सुबह अदालत के अंदर पेश होके वकील साहब के हमरा। लेकिन फैसला भी 8 बजे सुनाया जाना था। नहीं,
अच्छा अच्छा, जब वो आप आगे था। आप हाजिरी लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद आपका मुकदमा 10 बजे टेकअप हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, ये जज साहब की तबीयत के ऊपर मुनसर है। अच्छा, ठीक एक तो बात मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर Clarity दे दूं। क्लैरिटी दे दूं जो कि आपने मेरे ऊपर observation जो जो है। बीतती है, हो सकता है कि उनके मुख्तलिफ साथ हो, कोई हाँ, ठीक स्पेशल सलूक हो रहा हो। दूसरी बात ये है कि जब फैसला सुनाया जाना हो, अगर एक दफा मुल्जम नहीं आ पाता या आता तो जज साहब उसको डेफर करते हैं, दूसरी दफा ना आए फिर डेफर होता है, और तीसरी मर्तबा जज साहब जो है वो मुल्जम के आए बगैर भी फैसला सुना देते हैं। ये तो अदलिया की रवायत है। लेकिन अगर मुल्जम की तरफ से उसके वकील साहब उनके बिहाफ के ऊपर वो जो हलफनामा जमा करवा दें अदालत में, तो फिर भी फैसला सुनाया जा सकता है। अब मुझे नहीं पता तोशाखाना 1 के अंदर क्या सूरत हाल हुई थी, लेकिन एक हमारे सीनियर रिपोर्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो वकील ने हलफनामा दिया था कि आप फैसला सुना दीजिए, मुझे मुल्जम की तरफ से ऑथराइज कर दिया गया है फैसला सुनने का। तो एक तो ये सूरत होगी। इस वक्त देखिए दो नैरेटिव मार्केट में है। हुकूमत के वुज़रा जनाब तलाल चौधरी साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब चूंकि ये आदी हैं चीज़ों को डिले करने के, और कुछ हद तक वो दुरुस्त भी कह रहे होंगे कि जनाब वो मुकदमे की इन्होंने ताख़ीर की, और उन पीटीआई की तरफ से ये नुक्ता नजर आया। बीबी साहिबा रास्ते में थी जिस वक्त, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, दूसरी तरफ से जो नुक्ता नजर आया, ये मुझे कह लेने दीजिए कि बुशरा बीबी भी पहुंचने वाली थी और हमारे पास 11 बजे का वक्त था। जी ये दोनों बयानात जो हैं ये अपनी जगह के ऊपर, और मैंने जो अर्ज कर दिया है कि अगर अदालत में जाना है, किसी भी अदालत में किसी भी मुल्ज़म ने जाना है, हाजिरी उसने सुबह जज साहब के बैठने से पहले 8 बजे से 8:30 के दरमियान लगवानी होती है। चलें ठीक है, ये पॉइंट आपका आ गया। जी। कहा गया कि यासीन आजाद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासीन साहब बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया आपने। सर जी ये बताइएगा कानूनी नुक्ता क्या है इसका कि दस्तखत शुदा फैसला है, फैसला लिखा हुआ है, 3 तारीखें मिल गई, आज भी तय था, फैसला वावड़ा भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके थे, मालूम भी एक तरीके से पूरे मीडिया को ये कि फैसला क्या होगा, चाहे सख्त से सख्त सजाएं भी हो। सर इसके बावजूद क्यों नहीं सुनाया गया जज साहब की तरफ से जो उज़र पेश किया गया, चूंकि मुल्जिम मौजूद नहीं था? सर ये कोई कानूनी गुंजाइश है या अदालती रवायात का हिस्सा रहा है? यासीन आजाद साहब आप मेरा सवाल सुन पाए? चले यासीन साहब से मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं जरा अनवर रज़ा से जान लेती हूँ। अनवर रज़ा साहब मेरी जरा थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि जब तोशाखाना 1 का फैसला था तो उस वक्त अदालती माहौल कैसा था, चूंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो सर क्या उस वक्त भी यही सूरत हाल रही थी कि अगर मौजूद नहीं थे इमरान खान साहब तो उनके वकील पेश हो गए थे, तो इस वजह से फैसला सुना दिया गया? क्या हालात थोड़े मुख्तलिफ थे? आपको क्या रीजन नजर आ रही है ये आज का फैसला ना सुनाए जाने की? देखिए मैंने गुज़श्ता शो में आपको कहा था कि आज फैसला सुनाया जाया था और मैंने प्रेडिक्ट किया था। आप देखिए कि जज साहब ने कहा, चले मेरी आधी खबर तो दुरुस्त हुई कि फैसला लिखा हुआ और उस पर दस्तखत मौजूद थे। अब इसका रीज़न क्या है? ये कोई रीज़न नहीं। देखिए मैंने भी अदालतों में बड़े मुकदमात जो जर्नलिस्ट हैं उनके फेस किए हैं, मैं खुद भी अदालतों में पेश होता रहा हूँ। जो अब ज़रा इसे समझने की ज़रूरत है, जो रज़ी साहब ने फरमाया इनके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा और होता है ऐसा आम साइलिन के साथ। लेकिन जब पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उसमें जज साहब पहले से टाइम डिटरमिन कर देते हैं कि इस टाइम पर ये फैसला सुनाया जाएगा। वैसे अदालत का टाइम सुबह 8:30 बजे का है, लेकिन जब आप कोई हाई प्रोफाइल केस में टाइम देते हैं तो फिर आप उस टाइम पे ही फैसला सुनाते हैं। मुल्ज़मान मौजूद नहीं थे इसलिए फैसला मौखर किया गया। अब इसको समझने की जरूरत है। और आपने तोशाखाना केस 1 में भी देखा कि वकील मौजूद थे तो फैसला सुना दिया गया। हालांकि ये मामला जो आप कानूनी पहलुओं का जायजा लेना चाह रही हैं उससे ज्यादा पॉलिटिकल है। हाँ जी। इसको आप देखिए आज उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप जानते हुए भी नहीं बयान कर सकते। आपने देखा आज जो वुज़रा हैं उनका इज़्तिराब आपने देखा। देखिए इन दोनों सूरतों में नुकसान, अगर ये फैसला आ भी जाता है, चलिए इसमें सजा हो जाती है, तो हमने माजी में भी देखा कि ऐसी सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटेन नहीं कर पाती। उसकी वजह यह है कि देखिए मुझे लगता है कि आपने जो 2 मेन अक्यूज्ड हैं मलिक रियाज और फराग होगी, उनके स्टेटमेंट तो इसमें मौजूद नहीं है। जब उनके स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग। जब फैसला ऊपर जाएगा, आला अदलिया की तरफ जाएगा, अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा, तो मुझे बताइए तो उसको पूरे केस को की छानबीन की जाएगी, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और मुमकिन है ये सजा खत्म कर दी जाए। अच्छा अनवर साहब एक सवाल और ले लीजिए, क्योंकि अभी आपने माजी का हवाला दिया ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाह रही हूँ कि माजी में हमने देखा है पाकिस्तान में
केसेस की एक लंबी तारीख रही है कि जब सियासतदानों पे सियासी केसेस बनाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए केसेस बनाए गए हैं। ये केस अब ऐसा एक मालूम हो रहा है कि जैसे पता नहीं जिन्होंने केस बनाया है वो सेफ एग्जिट लेना चाह रहे हैं और मुल्जिम कह रहे हैं सजा सुनाओ। मुल्जिम के घर वाले भी ये कह रहे हैं भाई सजा सुना दो, फारिग करो। देखिए ज़रा इसमें आप ज़रा समझिएगा कि खान तो कह रहे हैं कि चले जी इसका जो भी फैसला आप सुना दीजिए। हाँ। देखिए अगर फैसला इसमें सजा देनी है सजा दे दीजिए उन्हें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, वो वहाँ पे जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। अब देखना यह है कि इस ड्यूरेशन के दरमियान जो मैंने माजी में भी पिछले शो में कहा था कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको भी तो देखना होगा ना हमें कि उसमें बातचीत की रुकी है या बातचीत मानी नहीं जा रही, या एक फरीक जो है वो डटा हुआ है, एक फरीक कह रहा है इस तरह कर लीजिए। जो भी मामला पीछे तय हो रहे हैं उनको भी तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। ये केस को थोड़ा सा केस का फैसला थोड़ा डिले करने की रीजनिंग आपको क्या यहाँ पे पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है आपको, पीटीआई का या फिर उनका जो जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? अच्छा, एक तो आप डेलिबरेटली जो इतने मुश्किल सवाल आते हैं वो मुझसे करती हैं। रजी साहब आपके करीब बैठे इनसे क्यों नहीं पूछती? रजी साहब निकल जाते हैं, वो कहते हैं वही मैं करना। वो इतने क्वाइटली सारी चीजों से निकल जाते हैं, आप मुझे फंसवा देती हैं। आप बताइए ना, आप फिर क्यों नहीं मुकदमा आज फैसला सुनाया गया, आप बताइए। अच्छा रजी साहब, बाय गॉड इसकी बहुत सारे रीजन हैं। अच्छा, मुमकिन है कि मुझे एक रीजन का पता भी हो। अच्छा, लेकिन वो आप हमेशा हमें शो के बाद व्हाट्सएप पे बताते हैं। अच्छा चले वो भी मैं अब मैं फोन पे बताऊंगा, वो क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। मुमकिन है आप भी पकड़ी जाएंगे मैं तो आप वो रिकॉर्ड के तौर पर पेश कर दे तो फिर क्या होगा। अच्छा, मसला ये है कि कानूनी पहलुओं के साथ साथ आपके इसको जो सियासी एंगल्स है, पहलू हैं, उनका भी उन पर गौर करना पड़ेगा। चले मैं आपकी मुश्किल आसान करती हूँ अनवर रज़ा, एक मिनट। यासीन आजाद साहब चूंकि अब हमें सुन भी रहे हैं, मैं काफी देर से चाहती कि मैं आगाज ही उनसे करती प्रोग्राम का। यासीन आजाद साहब, सर जी फरमाइएगा, कानूनी रवायात मिलती हैं हमें या मिसालें जुड़ी हैं कि फैसले मौजूद हों, दस्तखत शुदा हो, 2-3 बार उनको जो है वो मौखर किया जाए, मुअत्तल किया जाए, चौथी बार भी ना सुनाया जाए और उधर ये पेश किया जाए क्योंकि मुल्जिम ही मौजूद नहीं था? देखें, हम लोग तमाम मामलात को प्रिजम्पशन पे लेके चलते हैं। अच्छा। और मैं तो मिसाल इस तरह से देता हूँ कि इवन सुपीरियर कोर्ट में भी चले जाएं तो बाज़ औक़ात जब हमारे जजमेंट रिज़र्व होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात 6-6, 8-8 महीने तक फ़ैसला नहीं आता। और कभी कभार जजमेंट की बात भी हो तो उस तारीख को अगर जजमेंट किसी वजह से तैयार नहीं तो वो अनाउंसमेंट नहीं होता। अच्छा, अब हम क्या सरैयाँ करते हैं कि पता नहीं उसमें सज़ा हो रही है या उसका एक्विटल हो रहा है, ये तमाम सवाल कबल अज़ वक्त हैं। अब जो कोर्ट ने फ़ैसला देना है 13 जनवरी को, दोनों फरीकों के एलिगेशन बड़े डिफरेंट टाइप के हैं। कोर्ट कहता है कि जो मैंने टाइम दिया था उस पर कोई भी नहीं आया। अगर इमरान खान साहब का कोई वकील वहाँ मौजूद होता तो वो कोर्ट से कह सकता था कि आपने हमें 11 बजे का टाइम दिया हुआ है, आप वेट कर रहे हैं, हमारी फ़लाँ जो अक्यूज़ हैं वो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। कोर्ट के टाइमिंग 8:30 बजे के हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टाइम क्यों मुकर्रर करते हैं और दूसरों के लिए कहते हैं 8:30 बजे आ जाएं। ठीक है। अगर जजमेंट भी हो तो बाज़ का जजमेंट 11-12 बजे के बाद भी होता है, तो ये तरीक़ाकार जो है मेरे नज़दीक गलत है। अच्छा सर, एक और कानूनी पहलू मुझे यासीन आज़ाद साहब, एक और कानूनी पहलू मैं अपनी रहनुमाई के लिए भी पूछना चाहती हूँ फॉर फ्यूचर प्रोग्राम्स। सर मुझे ये बताइएगा, एक मुल्जिम जो कि इस वक्त जेल की कैद में है, ठीक है ना, मुक़य्यद है, तो सर ये क्या इंतजामिया के ऊपर ठहरता है ये इस चीज़ का कि वो उस मुल्जिम को अदालत में पेश करे? क्योंकि मालूम तो होगा ना जेल इंतजामिया को कि आज इस मुल्जिम का जो एक केस है वो उसकी समाअत होनी है, या फिर जो उसके बाहर मौजूद लवाहिकीन है या उसके जो वकला है ये उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस मुल्जिम जो ऑलरेडी कैद में है उसको पेश करना है जाके? देखें, जहाँ तक जिस दिन जजमेंट का दिन होता है तो मेरे हिसाब से कानूनी एतबार से जो अक्यूज़ हैं उनको कोर्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए। आपको याद होगा कि ये सारे का सारा की बात कर रहे हैं आप, जेल के अंदर जमानत पे मौजूद मुल्जिम की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नहीं, मैं दोनों बातें क्लियर कर रहा हूँ। उसको मुझे एक टाइम दे दें, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जो आदमी जेल में था, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उसको कोर्ट प्रोटेक्शन आर्डर अगर कोर्ट ने दिया हुआ है कि आपने मुल्जिम को फलां तारीख को कोर्ट में पेश करना है, तो फिर एग्जीक्यूटिव जो है बाउंड थी उनको प्रोड्यूस करने की। लेकिन अगर कोर्ट ने प्रोटेक्शन आर्डर दिया ही नहीं
کہ آپ کو فلاں تاریخ کو جس دن ججمنٹ کا دینا ہے عمران خان صاحب کو یہاں پیش کیا جائے تو پھر آپ ایگزیکٹو کو ایلیگیشن نہیں لگا سکتے. تو ایسی صورتحال میں یہ جانتے ہوئے کہ چونکہ ایک بندہ کسٹڈی میں ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں نا بیل پہ ہیں تو بیل والوں کا وہاں آنا ضروری تھا. کسٹڈی والا اگر نہیں بھی تھا اور ان کا وکیل اگر اس کی نمائندگی کر رہا ہوگا تو پھر کورٹ ججمنٹ دینے کا مجاز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی تاریخ پہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے, نہیں آیا ججمنٹ. ریزنیبل گراؤنڈ ہے کہ وہ چھٹی پہ تھے, نہیں آئے. آج وہ جو الزامات آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں کہ انہوں نے 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا, ہم راستے میں تھے, جج باؤنڈ ہے آپ کے لیے ویٹ کریں کہ شاہی سواری آئے گی اور آپ اس کے بعد ججمنٹ لیکن یاسین آزاد صاحب میں نے بے شمار ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں لوگوں کو ضمانتیں ملنی ہونی ہوتی ہیں, لوگوں کی مطلب رہائی ہوتی ہے, جس میں 20-25 ملزمان جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں. جج صاحبان انتظار کرتے ہیں, بعض اوقات وکلا کو یہ بھی کہتے تھے سامنے والی پارٹی کو کہ میں یہیں پر بیٹھا ہوں, ملزمان کو پیش کیا جائے, آج ہی فیصلہ ہوگا اور آج ہی نمٹایا جائے گا. میں نے تو ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتا. جو غلط ہے میں اس کو غلط کہتا ہوں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جج صاحب جو کہ ملزمان کا انتظار کرتے ہیں, سنتے ہیں کہ ان کی جو ضمانتیں ہیں وہ بنتی ہیں, یہ کانڈکٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کو کوشچن کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں کوشچن اس طرح سے کر رہا ہوں کہ کیا آپ کا وکیل کا جو آپ کا وکیل آپ کی طرف سے اپیئر ہو رہا ہے, کیا اس نے جج کو جا کے یہ بات کہی کہ ہمارے جو اکیوزڈ ہیں ایک جیل میں ہے, دوسرا آ رہا ہے. جیل والے کا تو جج کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو آدمی بیل پہ ہیں ان کے متعلق جا کے جج سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر ہمیں آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں, 1 گھنٹے کا ٹائم دے دیں, اکیوز آ رہا ہے اس کے بعد آپ ججمنٹ دے دیں. نہ وکیل موجود ہیں نہ اکیوز موجود ہیں, تو جج کے پاس کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لائر ان کا موجود ہوتا تو ممکنہ طور پر آج فیصلہ سنا دیا جاتا. اگر ملزم نہیں ہے, وکیل کا ہونا ضروری ہے, اور توشہ خانہ 1 کیس میں چونکہ وکیل موجود تھا لہٰذا ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ سنا دیا. بالکل ایسی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بھی آدمی نہیں جاتا تو پھر جج کیا کرے گا. ٹھیک ہے یاسین آزاد صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ یو, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں مزید بھی آتی ہوں مزید ٹاپکس کی طرف, لیکن ذرا حامد صاحب کا میں ذرا اوپینین جان لوں. حامد صاحب, ماں سوائے آج پی ٹی آئی کے کوئی حکومتی ممبر بھی یہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آیا, نہ اس کا کوئی اتحادی, کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ڈیل یا ڈھیل سے جڑا ہوا ہے, جبکہ بار بار پی ٹی آئی اس چیز کو نیگیٹ کر رہی تھی, اس تاثر کو زائل کر رہی تھی, چاہے بیرسٹر گوہر ہو چاہے سلمان اکرم راجہ ہو, کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل یا ڈھیل جڑی ہوئی ہے. سر یہ کیا ریزن ہے کہ بار بار پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیے ذریعہ بالکل عمومی تاثر تو یہی جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاید کوئی مذاکرات کے جو بیک چینل جو مذاکرات ہے اس میں کسی نہ کسی طرح کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی توجیحات پیش کر لیں, بنیادی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس دن فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ سنانا ہے اس دن فیصلہ سنا دیا جائے گا. باقی تو جو کچھ بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہانی کا ٹویسٹ ہے, اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ جی ابھی جو ہے وہ فیصلہ اس لیے نہیں سنایا جانا کہ شاید 20 جنوری کا انتظار ہے, اور حکومت کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ 20 جنوری کا بخار ہے. کہیں ایسے لگتا ہے جیسے 20 جنوری جو ہے وہ پتہ نہیں اس سے پہلے کچھ کرنا لازمی ہے, اور کہیں لگتا ہے کہ 20 جنوری ہی گزارنا مقصد ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ٹوٹل جو صورتحال ہے, توشہ خانہ 1 کا ریفرنس جو فیصلہ جس طرح ہمایوں دلاور صاحب نے سنایا, یا اور بہت سارے ایگزامپلز ہیں, انٹرنیشنل ایگزامپلز ہیں جہاں ملزم کے بغیر موجودگی میں فیصلہ سنایا جاتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جی جج صاحب نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا, تو آپ نے ٹھیک ویلڈ پوائنٹ کہا کہ بہرحال وہ تو جیل میں ہے اور عدالت ہی جیل میں لگ رہی ہے, تو اس کے اندر تو ٹائمنگ کے حوالے سے کوئی اتنا کویسچن نہیں بنتا. بنیادی بات یہ ہے کہ میرا مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, ٹھیک ہے, کورٹ کے آرڈرز کے باوجود انہیں ان کی طرف سے نہیں دیا. سر اب ہوئی ہے نا جا کے, وہ بھی 10 روز کے بعد, ٹھیک ہے نا, تو مطلب کیسے پھر وہ مطلب شخص خود تو نکال کے نہیں نا پہنچ سکتا رکشہ کروا کے یا ٹیکسی پکڑ کے؟ بالکل ایسی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے اگر فیصلہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی نہیں سنا رہے تو کہیں نہ کہیں کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں سنا رہے, لیکن یہ غلط روایت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچھلے 1-2 پروگرام میں بھی کہا, اس سے عدلیہ کا جو وقار ہے, جو عدلیہ کی ریپوٹیشن ہے, وہ مزید خراب ہوتی ہے. فیصلہ سنا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, فیصلہ سزا کا ہے یا معافی کا ہے, دونوں صورتوں میں معاملہ ہائی کورٹ جانا ہی جانا ہے. حکومت جائے گی ہائی کورٹ میں یا عمران خان صاحب کے وکلا جائیں گے, تو ہائی کورٹ
तो जाने ही जाना है मामला। सो मेरा ख्याल ये था कि जज साहब की फेस सेविंग और अदलिया का वकार इसमें रह जाता है कि अगर फैसला सुना दिया जाए, बजाय ये कि कौम को भी इस्तराब में रखा हुआ है, हमें आपको सबको एक इस्तराब में रखा हुआ है। मैं और आप एक हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं और हम सबको अंदाजा है कि क्या फैसला आना है। सो इस सब के बावजूद फैसले का डिले करना, मेरा ख्याल है अंग्रेजी में एक मुहावरा है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ मुहावरे बड़े सिंपल होते हैं, अनवर रजा भाई, लॉजिक की तरफ अगर हम देखें तो बड़ा एक अनवर भाई 17 को फैसला होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? 17 को फैसला आएगा कि नहीं? रजा साहब क्या 20 कह रहे हैं? तक कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा 17 को फैसला आएगा कि नहीं अनवर रजा साहब? ये कल बताऊंगा आपको। चले ठीक। चलिए, और फिर ये मेरा सवाल सब तमाम मेंबर से होगा। चलिए क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर जो है वो अब कहा जा रहा है कि 16 को होगा। लेट्स सी ये हो भी पाता है या नहीं हो पाता। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकराती दौर का तीसरा एक नशिस्त होनी है, उसके लिए 16 जनवरी की डेट आ चुकी है। और इस बार तो ये कहा गया है कि जो तीसरी नशिस्त है उसमें तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश करेगी, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये मैसेज कन्वे कर दिया है गवर्नमेंट को बानी पीटीआई की तरफ से कि आइंदा जब आप लोग आए तो आने वाली पेशरफ्त ये होनी चाहिए कि आप अपने माइंड में जुडिशल कमीशन किस तरह से बनेगा उस पर भी कोई सोच विचार कर आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मामला जो है वो जल्द से जल्द आगे बढ़े। हामिद साहब, मुझे ये बताएगा, जो तीसरा दौर होगा, आपको लगता है ये फ्रूटफुल साबित होगा? जुडिशल कमीशन का कयाम को जो मुतालबा किया गया पीटीआई की तरफ से 9 मई हो या 26 नवंबर, गवर्नमेंट इसमें संजीदगी दिखाएगी? मेरा ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं हुकूमत को इसमें थोड़ी संजीदगी भी दिखानी चाहिए और थोड़ी लचक भी, ताकि मुज़ाकरात के कोई बामानी नतीजे की उम्मीद निकले। अगर तो हुकूमत वही बात है कि अपनी हरदर्मी में लगी रही तो फिर तो इसका कोई मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही मुज़ाकरात कामयाब हो सकती है। अभी तक जो इम्प्रेशन है उसके अंदर तो जरिया मुझे मुज़ाकरात के अंदर कामयाबी की फ्रंट एंड पे कोई उम्मीद नहीं है अभी तक। देखें हाँ। सारे लेकिन कल की होने वाली मुलाकात के बाद आपको लगता है, क्योंकि मुलाकात नहीं करवाई गई तो वर्किंग डेज में नहीं करवाई गई तो इतवार की छुट्टी के रोज भी डियाला के दरवाजे खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो हमने हमेशा देखा है कि रात के 12 बजे अदालतें लग जाती हैं, छुट्टी के रोज जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और जब फैसला आना हो तो किसी वक्त भी आ सकता है। सो पाकिस्तान में हर चीज जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से जो दरपर्दा मुज़ाकरात हैं या जो इस्लामाबाद में जो कुछ चल रहा है उसके अंदर एक बात हम सब जानते हैं, और वो ये दरपर्दा मुज़ाकरात के अंदर अगर कोई कामयाबी या कोई गारंटी दे दी गई तो फिर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मैं बार बार ये समझता हूँ कि जिस तरह हुकूमती कुछ वज़रा और कुछ अरकान जो हैं इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश करते हैं, ये सूरत पीटीआई के हवाले से लेकिन वो तासुरात भी जो है ना वो अक्सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपनी सीनियर रहनुमाई जाहिर कर देते हैं, ये कहकर कि उनका जाती फैसला हो सकता है, इसके ऊपर मुज़ाकराती कमेटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे क्विक रहना है इस सेगमेंट में। यासीन आजाद साहब, मुझे ये बताएगा, जुडिशल कमीशन का कयाम अगर अमल में लाया जाता है, मैं अगर की बात कर रही हूं, तो ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है कि गवर्नमेंट और पीटीआई दोनों के लिए विन विन हो और टीओआर ऐसे तय किए जाएं कि दोनों की तरफ से कहा जाए कि ठीक है मुज़ाकरात जो है वो शफाफ तरीके से, जुडिशल कमीशन जो है उसकी शफाफियत पे कोई सवाल निशान नहीं उठेगा? माजी में जितने भी जुडिशल कमीशन बनाए गए ना, उनकी रिपोर्ट जो भी आई है उसको किसी ने इम्प्लीमेंट तो किया नहीं, ना उसको माना है। अब जो सूरत हाल है, जहाँ तक मुज़ाकरात का तल्लक है, दोनों टीमें मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर अभी तक बैठ के अपनी शराइत ही तय नहीं कर सके कि किन पॉइंट्स के अंदर जो है ना पॉइंट्स पे हमारे यहाँ जो नेगोशिएशन जारी होगा। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई ये कहते हैं कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन होना चाहिए, 26 नवंबर के हवाले से होना चाहिए। तो आप मुझे ये बता दें कि 9 मई के हवाले से आपने कम अज़ कम 80-85 आदमियों को मिलिट्री कोर्ट के तहत सज़ा भी सुना दी है। बाज़ की जिनकी शार्ट सेंटेंस थी उनको फ़ारग करके घर भेज दिया, रेम की अपील की, फ़ारग हो गए। बाद लोगों के फैज़ हमीद साहब का केस अभी भी चार्जशीट उनकी प्रोसीडिंग हो रही है। अभी तक हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि इस पे बानी पीटीआई ने कहा गया हो कि आप 9 मई पे रहने दें, 26 के हवाले से बना दें। वो बज़िद हैं कि 9 भी हो और 26 भी हो। मेरी खबर यही है। नहीं, वो बाजिद भी हैं और साथ में पहले उनका डिमांड ये था कि अगर मुझे छोड़ना है तो पहले पॉलिटिकल तमाम वर्कर जो हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं उनको छोड़ें और उसके बाद मुझे छोड़ें।
ایکچولی ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ تو اس طرح سے خبریں چلاتا ہے، صحیح ہے غلط ہے، بعض اوقات ہم پریزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو مذاکراتی ٹیم ہے جب وہ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کوئی فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ جائیں ان پوائنٹ پہ آپ مذاکرات کریں؟ عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے بعد جب وہ اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے ہیں تو میڈیا سے جو ایڈریس کرتے ہیں اس میں کلیئر الفاظ میں عمر ایوب صاحب کا سٹینڈ کچھ ہوتا ہے، بیرسٹر صاحب کا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم صرف پی ٹی آئی پر کوشچن ریز نہیں کر سکتے. پی ایم ایل این کے اندر بھی یہی ایک ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا قیام رضی صاحب اکثر حکومتوں کے حق میں ہی ہوتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ جو تیسری نشست ہوگی اس میں اس کی حیثیت اس کی نوعیت پر ڈسکشن ہوگی فروٹفل طریقے سے؟ اگر وہ حیثیت اور نوعیت پہ ڈسکشن ہو بھی جائے اور اس کا آؤٹ کم آ بھی جائے تو 4 حلقوں کی طرح بانی پی ٹی آئی نے کون سا فیصلہ مان لینا ہے اور کون سی معافی مانگ لینی ہے اس کے اوپر. اسی لیے ان رائٹنگ جو ہے ان سے مطالبہ طلب کیے جا رہے ہیں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہم مذاکرات کی روزانہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم میڈیا پہ بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں 7 سے 8 بجے، تو خاص طور پہ مذاکرات سے تو کچھ نہیں ہونا، ناکام ہو گئے. نہیں، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ پہلی ہوتی ہے نا، اس کے بعد باقی جگہوں پہ تو پڑھی جاتی ہے. باقی ٹائم سلاٹس کے اندر ہم روزانہ فاتحہ پڑھ کے گھر جاتے ہیں. اگلے دن پھر کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ ہمیں آ کے اپنے اسی طبقے سے رجوع کرنا پڑ جاتا ہے کہ جناب وہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے، ان سے تو کچھ حاصل وصول ہی نہیں ہونا. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے، مذاکرات کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی. اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان میں نہیں. پی ٹی آئی نے فرسٹ ٹائم ان سے رابطہ کیا، فرسٹ ٹائم نہیں، ان سے دبئی میں رابطہ کیا گیا، فرسٹ ٹائم ان سے رابطہ کیا گیا کہ بھائی جان ہمیں ملاقات کروائیے ورنہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ 1 منٹ مجھے دیجئے. انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی ملاقات کروا دیں. حکومت نے کہا ساتھ بسم اللہ. انہوں نے کہا اتوار ہے کل کروا دیجئے گا. انہوں نے کہا نہیں پائن آج ہی بھیجو تسی. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، ہمارے لیے حکم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی مذاکرات یا ملاقات کے لیے مطالبہ کس سے کرتی رہی ہے؟ سر مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اس میں پھنسے رہنا ہے اس پروسیس میں کہ کون کس سے مطالبات کر رہے ہیں؟ یہ وی بینگ پاکستانی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور ملک آگے بڑھے. اگر دودھ والے دودھ کم تولتا ہے تو بازاری کی دکان کے اوپر جا کے اس کی شکایت نہیں کی جاتی، وہیں پہ شکایت کی جاتی ہے. میڈیا پہ کھپ ڈالنا جیسے کہ آزاد صاحب نے فرمایا اور بات ہے، اور متعلقہ فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا اور بات ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے جس دن انہوں نے چاہا بات ہو گئی، اسی طرح جس دن چاہیں گے مذاکرات کے نتائج بھی نکل آئیں گے. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب یہ وہی سپیکر ہیں جو کہتے تھے کہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے، میرا کام ہے ایک فیسیلیٹیٹر کا، کہ میں آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کروں جہاں پر دونوں فریقین بیٹھ کر یہ طے کریں کہ انہوں نے ملک کو آگے کیسے لے کر چلنا اور مذاکرات ہو. اب یہی وہ سپیکر ہیں جو کال کر کے کہتے ہیں اور اڈیالہ جیل کے دروازے چھٹی کے دن کھل جاتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیے انہیں بھی پتا ہے کہ جو مذاکراتی، آپ کو یاد ہوگا ضریاب میں کہتا تھا پہلے دن سے ہی، اس وقت لوگوں کو یہ نیگیٹو بات لگتی تھی کہ میں نے کہا کہ دونوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں، دونوں مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں وہ کہیں اور دیکھتی ہیں نا کہ سارے اختیارات جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس ہیں، لہٰذا ہماری ملاقات کی جائے. گورنمنٹ تو یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. نہیں، گورنمنٹ کیسے ایکسیپٹ کرے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے حلقے کے اندر تو وہ اختیارات نہیں ہیں نا جو ان کے پاس ہیں، وہ بھی کسی اور کے پاس ہے. وہ پبلکلی کیسے کہیں کہ کسی اور کے کہنے پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی. اسی لیے یہ فیس سیونگ کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں دونوں جانب سے. اچھا ہوگا کیا مذاکرات پس پردہ جو چل رہے ہیں ان کی کامیابی کے بعد یہ آپ کو ان میں لیکن اس فیس سیونگ کی کمیٹی میں بھی ایکسپوز کون ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیے نا گورنمنٹ کے جو کمیٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر کا کوئی رول کیا ہوتا ہے کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، ان کے لیے اپوزیشن اور حکومتی بینچز ایکول ہوتے ہیں. اب انہوں نے جب فون کیا اور ان کی درخواست پر ان کے کہنے پر آپ کو دیکھیں ملاقات ہوگی، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا اگر ملاقات نہ ہوئی تو یہ پھر آگے نہیں مذاکرات بڑھ سکیں گے، فیس سیونگ کیسے ہوگی. اب جب وہ کام ہو گیا، اب آپ دیکھیے کہ تحریری طور پر لکھنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا. آپ نے یہ جو سوال کیا تھا، مجھے لگتا یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی پہ تو جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، اور اگر کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں پس پردہ تو پھر 26 پہ ممکن ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے.
क्योंकि ठीक 9 है। मई पे तो मुमकिन नहीं है। ठीक अच्छा, है। इसलिए आप ये देख रही हैं दोनों कमेटियों की जो सिचुएशन है, पहले कल 15 के लिए नोटिफिकेशन आया था, अब 16 को 16 के लिए मुज़ाकरात आ होंगे। गए, हाँ। और इस कमेटी के मुज़ाकरात में हम तो दुआ गो हैं, अल्लाह करे ये काम यहाँ True, पहुंच true, ले, true. फेस सेविंग के लिए हो, लेकिन जो हकीकत है कम से कम उससे भी तो आवाम को आगाह रखना चाहिए कि ठीक है। एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं इससे पहले कि अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ूं, मैं चाहती हूं कि ये जो नौबत आई है शेर अफजल मरवत साहब को शो कॉज देने की, ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? जरा सुनिए उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी कि जिसके बाद अब पीटीआई ये डिसाइड कर रही है। आप जवाब तो दें कि वो उनके दिमाग में, उनके जहन में चल क्या रहा है। साहब, पीटीआई की नाकद भी क्यों ना हो, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, वो उनकी बात को अहमियत देते हैं। लेकिन फिर भी जो आज शो कॉज नोटिस जारी हुआ, मुझे ये बताइए पीटीआई के अंदर आपको शेर अफजल मरवत साहब का फ्यूचर क्या नजर आता है? देखिए, इस वक्त सुहागन वो जो पिया मन भाए, जो बानी से मिलते हैं, जो उनकी बातें आके बाहर आवाम को बताते हैं, वो उनके लीडर हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी इसी तरह से नज़दीक हुए थे, वो भी मुलाकात में बुलाए जाते थे, उनको उनके भी बोसे लिए जाते थे, उनकी भी बुलाएं ली जाती थी, फिर वो बाहर आके गुफ्तगू करते थे, जिससे उनकी अहमियत में इजाफा हुआ। और अब अगर शेर अफजल मरवत साहब को किसी दूसरे ग्रुप ने या किसी दूसरे शख्स ने पीछे किया है और वो इसके ऊपर तलख हो रहे हैं, तो ये उस पार्टी का एक जिसे कहना चाहिए अंदरूनी मामला है। वजह से अलग हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, या जो अपनी जबान या जो स्टेटमेंट को पास ऑन करते हैं वो ज्यादा बड़ी वजह है? उसकी जो भी रीजनिंग हो, मतलब किसी ज़माने दूसरों के बारे में उनकी ये जुबान बहुत पसंद की जाती थी और इसी बुनियाद पे वो पार्टी के अंदर एलिवेट हुए थे। अब अगर उन्होंने वही जुबान अपने अहबाब के लिए शुरू कर दी है तो वो नापसंदीदा नहीं होने चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये उस पार्टी का अंदरूनी मामला है। हर पार्टी तदरीजी अमल से एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरती है और यूं वो अपनी लीडरशिप को सामने लाती है। ठीक है। तो ये पीटीआई भी जो है वो इस वक्त में इसी अमल से गुजर रही है। अनवर रज़ा साहब, क्या इस मामले को पीटीआई का अंदरूनी मामला कहा जा सकता है? क्योंकि ये वो पार्टी है कि जिसको करोड़ों लोगों की सपोर्ट और वोट हासिल है, जिसको 8 फरवरी के इलेक्शन की सूरत में हमने देखा। मीनवाइल मैं फिर यही कहूंगी कि अब आपसी इख्तलाफात का शिकार रीजंस इसकी क्या हो सकती हैं और शेर अफजल मरवत साहब का फ्यूचर इन द पार्टी? देखिए ज़रियाब, ये अंदरूनी मामला तब होता है जब आप बंद कमरे में ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब आप ये मीडिया पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पोलिटिकल पार्टी हैं, तो ये अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब आप समझिए 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए, उससे पहले हार्ड लाइनर थे शेर अफजल मरवत साहब, तो इसलिए उनकी पार्टी में उस वक्त पोजीशन कोई और थी। इंतखाबात के बाद जब हालात चेंज हुए, जब पोलिटिकल डायलॉग शुरू हुआ, तो उसके बाद उनकी पोजीशन कुछ हो रही। आपको याद होगा कि ये वही शेर अफजल मरवत साहब है जब इस्लामाबाद के डीआईजी के खिलाफ इन्होंने गुफ्तगू की, फिर उनके गले लगे और उनको कहा मेरे भाई हैं। फिर अब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान के साथ जब टीवी पर बैठकर झगड़ा किया, उसके बाद फिर पार्लियामान में हमने देखा कि उन्हें गले लगाया। अब आप जरा उनके खुद कंडक्ट को माजी के देख लीजिएगा। आप सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आप उनके बारे में अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो बानी पीटीआई से कीजिए, पब्लिकली तो आपको ये ज़ेब नहीं देता, इसलिए उन्होंने शोकाज नोटिस दे दिया। आप बताइए तो सही कि आप किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कम से कम उनकी जो अपनी शख्सियत है वो मशकूक हुई है पार्टी के अंदर, इसलिए ये सवालात उठ रहे हैं। मुमकिन है कि लोग समझते हैं इस बात को, मुमकिन नहीं बल्कि यकीनन पार्टी के अंदर लोग मौजूद ये बात समझते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो दो तरफा खेल खेल रहे हैं, लिहाजा इस वजह से लोग उनसे नाला हैं। और अब उनकी वो पोजीशन जो 8 फरवरी से पहले थी अब वो नहीं है, क्योंकि अब पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो चुका है। पार्टी की पोजीशन 9 मई और 26 नवंबर के बाद कमजोर हुई है। उसको अगर आपने बेहतर करना है, इन हालात से निकलना है, बानी पीटीआई को रिलीफ दिलवाना है, तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज पर खामोश भी रहना है। ये नहीं कि आप मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए या मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए या पार्टी को डीफेम करने के लिए अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो कोई ना कोई पार्टी का जिम्मेदार, वो चेयरमैन हो या फिर सेक्रेटरी, वो आपको रोकेगा। और ये वाकई एक जो अमूमी तासुर जो मिलता है शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से कि वो पार्टी के दोनों तरफ खेल रहे हैं, सॉरी विक्टों के दोनों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि शो कॉज नोटिस के बाद लेट्स सी कि पीटीआई क्या डिसाइड करती है, बट मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही पार्टी के कुछ लोगों का फैसला वो खुद करेंगे। इससे पहले कि वो जब तक जेल में मुक़य्यद हैं तो वो रिहा नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि शायद तब तक वो इसी बड़े नतीजे पे पहुंचेंगे कि किसे रखना है और किसे निकालना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान को आलमी बैंक से आइंदा 10 सालों में $20 अरब कर्ज मिलने का जो इम्कान है, इस पर गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान किन शोबों में या किन फलाही कामों में, किन किन मामलात में आवाम की फलाह पर इन पैसों का इस्तेमाल करेगा। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तानी मईशत जो कि IMF के चुंगल में बुरी तरह फंसी हुई है, उसके लिए खबर ये भी है कि पाकिस्तान को आलमी बैंक से आइंदा 10 सालों में $20 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी है, इसके लिए 6 ऐसे कॉम्पोनेंट्स रखे हैं वर्ल्ड बैंक ने कि यहाँ पर हमें बहैसियत हुकूमत अपनी तवज्जो मरकूज़ करना होगी, जिसमें नशोनुमा में कमी है, मौसमियात में क्लाइमेट चेंजेस हैं, इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, फिर इसके अलावा जो मज़ीद अवामी वसाइल हैं और पैदावारी जो हमारी सलाहियत है, ये इससे कुछ जो है ना वो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। रिजवान रज़ी साहब, चूँकि मैं हमेशा आपकी तरफ इसलिए पहले आती हूँ, आपकी बीट भी रही है जो आप फाइनेंस को कवर करते रहे हैं। सर, आपको लगता है कि ये जो 6 सेक्टर वर्ल्ड बैंक ने जिनकी तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश की है, ये ज़्यादा ज़रूरी है या ये हुकूमत को खुद तयन करना होगा कि उन्हें किन शोबों की तरफ पहले बढ़ना होगा? देखिए, मिलेनियम गोल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने सेट किए थे, जिसके तहत स्कूल जाने का वाला कोई बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर ना रहे, स्टंटिंग ग्रोथ के ऊपर काबू पाया जाए, और इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो किसी भी शख्स को उसके डोर स्टेप से, यानी कि उसके 400 मीटर के अंदर अंदर दस्तयाब हो। ये मिलेनियम गोल हैं, ये तमाम मुल्कों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने सेटल किए थे। और ये $20 अरब का लोन नहीं है अगले 10 साल के लिए, ये $40 अरब का लोन है। $20 अरब वर्ल्ड बैंक बराह रास्त देंगे और $20 अरब उससे एसोसिएट अदारा जैसे IFC हो गया या दूसरे इस तरह के अदारे हो गए वो देंगे। तो ये साल का $4 अरब होगा और ये IMF के बोर्ड में आज या कल में अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा ये प्रपोजल। और ये दुनिया की तारीख में पहला कंट्री रेस्क्यू ऑपरेशन आप इसे कह ले जो कि वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक के पास हम जो भी प्रोजेक्ट लेके गए हैं 1998 से ऑनवर्ड, वो उसने हमारा मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन के तहत नहीं माना। और अब उसके पता नहीं क्यों हमारे लिए मोहब्बत उतरा। या आखिरी बात, वर्ल्ड बैंक का कर्जा जो होता है, हालांकि चीन के पास आज डॉलर रखने की जगह नहीं है, लेकिन अगर वो भी कोई डैम या सड़क शुरू करता है तो वर्ल्ड बैंक से कर्जा जरूर लेता है, भले उसका छोटा सा पोर्शन ले। ये 1% से कम लोन के ऊपर, शरह सूद के ऊपर डेवलपमेंट लोन होता है जो 30 साल प्लस में काबिले अदा होता है। हमने अभी अभी तरबेला का कर्ज उतारा है कुछ साल पहले। ठीक है, हमें सब साल का $4 अरब जो एक फिगर दिया है रिजवान रज़ी साहब ने, ये कुछ छोटा रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, मुझे ये बताएगा, लेकिन इस अमाउंट को यूटिलाइज करने के लिए आपको नहीं लगता कि मुल्क कोई भी हो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमारे अपने जो वज़रा हैं, स्पेशली मैं वज़ीर आज़म के हवाले से कहूंगी, वो खुद लास्ट टाइम भी ये बात कह चुके हैं इकोनॉमिक फोरम पर कि सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है अगर हमें मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। तो देखिए, बिल्कुल ये बात तो मतलब किसी से ढकी छुपी नहीं कि मौजूदा जो सियासी भौचाल है इसके अंदर तो किसी हालत में भी माशी इस्तेहकाम की उम्मीद रखना या माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत पुरुमीद होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये कि एक्चुअली जो अभी जो माहौलियाती कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर $300 अरब मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के लिए फंड्स की शक्ल में रखे गए माहौलियाती जो असरात हैं उनसे बचने के लिए। उस हवाले से मैंने एक जगह पे खुद एक थीसिस में भी कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा तो बकदरे जुस्सा बहुत कम है, पाकिस्तान का हिस्सा तो इससे ज्यादा बनता है। बदकिस्मती तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अपना माहौलियाती नुकसानात के हवाले से केस लड़ा ही नहीं जाता, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कॉप इधर इजिप्ट में हो रही हो या कहीं पर भी हो रही हो। अब जो मौजूदा जो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है इसके अंदर सबसे बुनियादी जो पहलू है वो माहौलियात से लड़ना और दूसरा गुर्बत की सतह से लोगों को ऊपर लाना। दोनों चीजों के लिए सबसे बड़ी बात जरूरी यह है कि अवाम तक रसाई हो, अवाम के जो निचले तबके तक इस दौलत का या इसके असरात का पहुंचना है। पाकिस्तान में माजी में भी बेशुमार फंडिंग आई, बेशुमार इदारों ने असिस्ट भी किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी एक प्रोजेक्ट आया, उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट आए, IMF का एक प्रोग्राम आया। कहने का मकसद ये कि अगर ये जो हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक खास अंदाज से जो कर्जा है उसको कर्जे उतारने में, रीस्ट्रक्चरिंग में और उसी में खर्च कर दिया जाता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके असरात या उसके फवायद अवाम तक नहीं पहुंचते और यही उस सारे मालियाती निजाम या पाकिस्तान के अंदर फेलियर होता है। ठीक है, हमें सब पॉइंट आपका आगे, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स है, मैं जरा क्विकली अनवर रज़ा साहब आपकी तरफ भी जाऊंगी, 2 मिनट में आपको दूंगी, लास्ट मिनट में आऊंगी यासीन आजाद साहब की तरफ। सिर्फ मैं उनकी जाती राय लेना चाहती हूँ क्योंकि कानूनी पहलू पर हमने उनसे जो है उनकी रहनुमाई हासिल की थी। अनवर रज़ा, ये जो $20 अरब 20 भी नहीं 40 जो रिजवान रज़ी साहब ने कोट किए, $40 अरब हो जाएगा टोटली। सर, ये कैपेसिटी
इस किस्म की प्रोग्राम लॉन्च करने की पाकिस्तान की जो मौजूदा कैबिनेट है आपको उसके अंदर नजर आती है? ब्यूरोक्रेसी को कर लें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखिए अपना आप देख लीजिए कि ज़रियाब ये गवर्नमेंट के लिए तो शायद खुशखबरी होगी, मेरे लिए बीइंग पाकिस्तानी लम्हा फिक्रिया है। काबीना थोड़ी और बढ़ जाएगी, इसलिए क्लब करूंगा। आप देखिए कि माजी में हमने जो कर्जे लिए वो हमने कर्जों का कहाँ पर इस्तेमाल किया, या तो हमने सूद की अदायगी की या फिर अपने अल्ले तल्लों में हमने उसे खर्च किया, और हमने उसे ऐसे लूटा उन कर्जों को जैसे हमारे बाप का माल है। ये माजी में मौजूद है, तारीख इसके गवाह है। अब जो आप बात कर रही हैं, ये कर्जे लिए जा रहे हैं, क्या आप इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर, क्या जो प्रोजेक्ट्स दिए हैं उन पर खर्च करेंगे? वहां पर खर्च ही नहीं होते। ये खर्च किधर होते हैं? ये कर्जे हमें अदा करने। मैं तो परेशान हूँ इस बात पे कि ये जो बोझ कर्जों का ये आम आवाम पर पड़ेगा। गवर्नमेंट जो आज इनकी गवर्नमेंट है, कल किसी और की गवर्नमेंट होगी, उनके प्रोजेक्ट को खत्म करके कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर लिए जाएंगे। सोचने की जरूरत यह है कि क्या हमने पाकिस्तान के अंदर जो अपने वसाइल हैं उनको यूटिलाइज किया है? नेवर एवर हमने नहीं किया। क्या हमने जिस तरह आपने बात की माहौलियात में हमें जो फंड मिलना था वो मिला? नहीं मिला। पाकिस्तान हर महाज पर, खासकर सफारती महाज पर अपने आप को कमजोर किए हुए है। देखिए ये इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर करने के, ये पोलिटिकल हालात बेहतर किए जा रहे हैं, इसीलिए पसे पर्दा ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं ताकि आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर किया जा सके। एक और बात देखिए, मैं ये हक की बात होती है कि आप देखें जो कुछ भी कर ले, पाकिस्तान की सियासत और हर चीज जो है वो बानी पीटीआई के गिर्द घूम रही है। अब आप देखेंगे जब ट्रंप अपना दफ्तर संभालेंगे, जब वो पॉलिसी देंगे, उसके बाद दुनिया चले आप गुफ्तगू को बड़ा एक पॉलिटिकल और एक थोड़ी कानूनी तरफ ले आए, तो मैं चाहती हूँ इसी का मैं फायदा उठा लूं, क्योंकि ये है तो फाइनेंस का टॉपिक। लेकिन यासीन आजाद साहब, जैसे अनवर रजा भी फरमा रहे हैं कि हमारे जो मुल्क की सियासत है और हमारे मुल्क के जो फैसले हैं वो घूम फिर ही बानी पीटीआई के नजदीक रहे हैं, तो सर जब इस किस्म के सियासी केसेस होंगे और उनके फैसले भी मौखर होंगे और तातुल का शिकार होंगे, तो सर ये आने वाले जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा उनका? यासीन आजाद साहब, आप मुझे सुन पाए हैं? मेरा ख्याल उनको आवाज नहीं जा रही। दरियाब जो कहते हैं ना, अच्छा इसमें एक बात मुझे एक बात हामिद भाई एक बात से याशी का क्या फायदा भाई, हामिद भाई एक बात सुन लीजिए। ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें तो इसमें पहला फिक्रा ये है कि इसको पार्लिमानी तहफ़्फ़ुज़ होगा, कोई हुकूमत आए और कोई जाए, इस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर तमाम पार्टियां जो हैं वो पार्लियामेंट के जरिए लिख के देगी कि वो इस प्रोजेक्ट को ओन करती हैं, फिर ये कर्ज जारी। रिजवान रजी साहब, आई विश जो आप कह रहे हैं ऐसा ही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ, इस रिपोर्ट में ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और बार बार भी हम लोग यही कहते रहते हैं कि अगर पाकिस्तान में हमने स्टेबिलिटी लानी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है, और अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम लोग तय कर लें कि हमने किस तरह से लेकर चलना है बिजनेस पॉलिसीज को, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी की जो मईशत है वो हुकूमतों के आने जाने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।